जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के 8 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अध्याय 1 से 3 तक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल आंसर के साथ बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए आपको इनके आंसर ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर के साथ ही प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। चलिए देखते हैं, पर सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर आपका जो क्वेश्चन है वह आपका होता है कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं। देखिए भ्रूणपोष इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका हर बार बनता है, और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपका अति लघुत्तरीय में भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर यूपी बोर्ड की यार बात करें तो यहां पर ये डिसाइड नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर आ जाए। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन है वह अति लघुत्तरी में आ जाते हैं, यानी कि देखिए इनमें थोड़ा सा वर्डों की शब्द सीमा का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन से मतलब है, तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर आपको कितना देना है। ठीक है, तो देखिए जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जो कि 2 नंबर के लिए आते हैं, तो आपको 2 नंबर में इतना ही बताना, जिससे मैंने यहां पर लिखा है कि जो भ्रूणपोष होता है वह क्या होता है। तो इसका हमारा आंसर है कि देखिए पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन के समय जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है, तो जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है द्विनिषेचन के समय जो है नर युग्मक तथा ध्रुवीय न्यूक्लियाई के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जिसे आप लोग 3N से डिनोट करते हैं। किससे? 3N से भी इसे डिनोट करते हैं, किसको? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष को। तो इसमें क्या होता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है तो इसमें जो नर युग्मक बनता है, ठीक है, और इसका जो ध्रुवीय न्यूक्लियाई है इसका जो संलयन होता है इसे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और जो बाद में इसका मतलब ये प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है, बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक के रूप में विकसित होता है, और यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यानी दोस्तों जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, तो भ्रूणपोष मतलब एक प्रकार से क्या होता है, जो मतलब सारी प्रक्रिया होती है जो इससे जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, तो ये एक प्रकार से भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। तो यही आपका मतलब क्या होता है, भ्रूणपोष का मुख्य कार्य कहलाता है। यानी कि इसी में आपका इतना ही बताना है, बाकी सारी चीजें आपकी इसी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका दूसरा, देखिए कह रहा है कि द्विनिषेचन है क्या, क्योंकि देखिए द्विनिषेचन हमने यहाँ पर देखा, अब हमें पता भी होना चाहिए कि द्विनिषेचन जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ना, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर द्विनिषेचन क्या है, देखिए इसको हम तो थोड़ा समझते हैं। तो देखिएगा कह रहा है कि पुष्पी पादपों के भ्रूणपोष में पराग नली के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है, पुष्पी पादप, इसमें जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष में पराग नली के द्वारा 2 नर युग्मक, ठीक है, जिसे स्पर्म यानी कि नर युग्मक, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रविष्ट कराए जाते हैं, या इन्हें बोल सकते हैं प्रवेश कराए जाते हैं या भेजे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब पराग नली के द्वारा जो नर युग्मक है उसमें जो मतलब भ्रूणपोष में प्रविष्ट कराए जाते हैं, यानी कि भेजे जाते हैं, जो भ्रूणपोष के अंदर 2 प्रकार के निषेचन संपन्न करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और जब 2 प्रकार के निषेचन होते हैं तो वहां पर क्या होता है, यही आपकी प्रक्रिया जो है डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। मतलब मेन पॉइंट आप यहां पर ये पकड़िए कि जो पुष्पी पादप होते हैं इसमें जो भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में जो पराग नली के द्वारा कितने युग्मक, तो 2 नर युग्मक जो है प्रविष्ट कराए जाते हैं, और जो एक प्रकार से भ्रूणपोष के अंदर जो है 2 प्रकार का मतलब एक जो है यहाँ पर 2 प्रकार से जो है निषेचन करता है, तो यही आपका डबल फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। अब इसमें देखिए नंबर 1 पर क्या होता है, तो देखिए ये पॉइंट आपको तैयार कर लेना, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, नर युग्मक का अंड कोशिका के से संलयन होता है, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं। यानी जो नर युग्मक होता है जिसे जो प्रविष्ट कराए जाते हैं, ठीक है, पराग नली में, तो क्या होता है यहाँ पर नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन होता है, जिसे नर युग्मक संलयन कहते हैं। और इसके अलावा नंबर 2, दूसरी नर युग्मक का ध्रुवीय न्यूक्लियाई से संलयन होता है। तो ये भी आपका मतलब एक प्रकार से 2 प्रकार से प्रक्रिया होती है, और इसमें आपने देखा कि यही क्या बनता है आपका यहाँ पर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बन जाता है, जब नर युग्मक तथा ध्रुवीय न्यूक्लियाई के संलयन से जो है ये चीजें बनती हैं। तो मतलब आपने देखा कि द्विनिषेचन का प्रक्रिया यही है, मतलब दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हैं, बस आपको तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन हुआ यहां से। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तीसरे काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जनन क्या होता है दोस्तों, आपको इसको तैयार कर लेना। जनन वैसे आप सभी जानते भी होंगे। तो यहां पर देखिए क्या होता है, जनन एक प्रकार की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है, या अपने जैसे दूसरे जीवों या दूसरे संतानों को उत्पत्ति करता है। ये आपकी प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब देखिए जनन आपका एक प्रकार से 2 प्रकार का भी होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आपने पढ़ा ही होगा, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो लैंगिक और अलैंगिक जनन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन हुए। नंबर 4 पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है,
तो कह रहा है कि एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्री बीज में दो प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, तो यहां पर अंतर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इसका अंतर आप लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको जो कि इस प्रकार से अंतर लिख के बताया, लेकिन अगर आप चाहें तो 20 लाइन खींचकर आपको जो है वो भी लिख सकते हैं, वो अभी आपका आसान तरीका होता है। बाकी यहां पर ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बीजपत्री का और द्विबीजपत्री का एक ही लाइन में हम बताएंगे। पहले देखिए क्या होता है, एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है, जबकि यहां पर द्विबीजपत्री में क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं। ये एक पहला डिफरेंस है। मतलब यहां पर आपने क्या देखा, जो एक बीजपत्री होता है इसमें केवल एक बीजपत्र होता है। कैसा, एक बीजपत्र होता है। लेकिन जो आपका द्विबीजपत्री होता है, ठीक है, यहां पर क्या है, जो द्विबीजपत्री बीज होता है इसमें भ्रूणीय अक्ष भी होता है और यहां पर क्या होता है, दो बीजपत्र भी होते हैं। मतलब यहां पर इन दोनों में यही डिफरेंस हो गया ना। तो आप पहला अंतर समझ गए। इसके बाद देखिए द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में दूसरा अंतर। तो देखिए यहां पर क्या है, एक बीजपत्री बीज में भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, यानी जो एक बीजपत्री बीज होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट पकड़ते जाइएगा आप लोग, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाते हैं। तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है, जबकि जो द्विबीजपत्री होता है इसमें क्या होता है, जो बीजपत्र से अलग स्थित होता है, लेकिन जो द्विबीजपत्री बीज होता है इसमें एंडोस्पर्म बीजपत्र में स्थित होता है। यानी देखिए इसमें जो है ये जो एंडोस्पर्म है यह बीज में जो है भित्ति के अंदर होता है, लेकिन जो आपका द्विबीजपत्री इसमें जो एंडोस्पर्म है वह बीजपत्र में ही स्थित होता है। ये मतलब देखिए पाया दोनों में जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इनका जो स्थान है वह थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, जो एक बीजपत्री है इसमें भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन बीजपत्र से अलग होता है। ठीक है, किससे, बीजपत्र से अलग स्थित होता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री है इसमें जो एंडोस्पर्म है वह बीजपत्र में ही स्थित होता है। तो ये दोनों के बीच एक डिफरेंस हो गया ना। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं आपका पांचवां। देखिए कह रहा है कि असंग जनन क्या है। तो ये एक प्रकार से प्रक्रिया है, इसको बताना है, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर असंग जनन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पढ़िए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए क्या होता है, जो असंग जनन है, ठीक है, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही अंडाशय के किसी भाग से, देखिए इसका जो है एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए बायोलॉजी में ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव भी वहीं से बन जाते हैं जहां से आपकी अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं या दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। इन्हीं में पॉइंट पकड़ लीजिए, बस आपका समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव अपने आप आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्या होता है असंग जनन में, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही अंडाशय के किसी भाग से, ठीक है, मतलब इसमें निषेचन नहीं होता, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती और इससे अंडाशय के किसी भाग से बीज परिवर्तित जाता है। मतलब यहां पर असंग जनन यही है कि एक प्रकार से निषेचन नहीं होता और ये एक प्रकार से बीज परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिना निषेचन के जो है अंडाशय के किसी भाग से बीज में परिवर्तित हो जाना असंग जनन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका यहां तक इसकी परिभाषा है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या है कि यह एक प्रकार का आलिंगी प्रजनन है। क्या है, आलिंगी प्रजनन, क्योंकि इसमें निषेचन नहीं होता, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्या है, आलिंगी प्रजनन है। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है और असंग जनन बीज में, ठीक है, असंग जनन बीज बनने के अनेक तरीके होते हैं और कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है और यह बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होता है, एक प्रकार से महत्व भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका महत्व ये होता है, जैसे बीज की बात करें तो हर बार जो है हर वर्ष जो है नए नए बीज जो है मतलब नहीं परिवर्तित करने पड़ता है, एक प्रकार से यह भी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका असंग जनन आप समझ गए होंगे कि इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वह नहीं होती, बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है वह किसी भाग से बीज में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये एक प्रकार से असंग जनन के अंतर्गत आ जाता है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहां से कितने क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। हमें देखना कितने हैं, 8 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ना यहां पर नंबर 6 क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक जनन क्या होता है ना। तो युग्मक जनन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, है ना। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। देखिए क्या होता है कि नर एवं मादा युग्मकों के निर्माण एवं परिपक्वन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। देखिए यार जितने भी मैंने आंसर लिए ना सॉलिड तरीके से लिए, इधर उधर घुमाना नहीं है, बिल्कुल मैंने शॉर्टकट में लिए। अब इनमें देखिए क्या होता है, अगर आप चाहें तो आप अगर एक बार समझ लेते तो बोर्ड एग्जाम में आप मात्र समझ कर ही बिल्कुल छाप सकते हैं ना। तो देखिए नर एवं मादा युग्मकों के निर्माण एवं
परिपक्वन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। किसका? जो नर युग्मक होता है या शुक्राणु भी बोल सकते हैं ना, तो आपको ये पता होगा वृषण में होता है। और अगर मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण क्या होता है? अंड जनन या अंडाशय में होता है। तो ये आपका एक प्रकार से युग्मक जनन होता है, मतलब नर एवं मादा युग्मकों के निर्माण को या परिपक्वन को ही युग्मक जनन कहते हैं। ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नर युग्मक में आपका शुक्राणु आता है और जो मादा युग्मक होता है इसमें अंडाणु आता है, ठीक है। तो इनका आप लोग समझ गए, बहुत ही शॉर्ट सा और छोटा सा क्वेश्चन है और यहाँ पर ये 1 या 2 नंबर के लिए आता है ना। तो ये आपका हो गया युग्मक जनन क्या होता है, तो इसको आप समझ लिए। अब देखते हैं नंबर 7, देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है। देखिए अपरा तो आपने नाम सुना होगा ना, अपरा के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो मानव होता है, मानव में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। देखिए मानव में जरायु अपर बिलाई आवंटन के आधार पर डिंबाव तथा ऊतकीय विश्लेषण के आधार पर हीमोकोरियल प्रकार का अपरा पाया जाता है। देखिए ये यार ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा या तो आपका 1 नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानव में जो है किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, तो हीमोकोरियल प्रकार का अपरा, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो यहाँ पर इसको जो विकल्प में दे देगा कि हीमोकोरियल प्रकार का या एपिथेलियम प्रकार का, ये कई प्रकार के जो अपरा होते हैं तो उनको आपको मतलब वहां पर दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए मानव में जो है हीमोकोरियल प्रकार का अपरा पाया जाता है, यानी मानव में जरायु पर बिलाई आवंटन के आधार पर डिंबाव तथा ऊतकीय विश्लेषण के आधार पर, ठीक है, तो हीमोकोरियल प्रकार का अपरा पाया जाता है। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आपके 7 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोकोरियल, जो हमने देखा अभी कि मानव जो हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है, तो हीमोकोरियल अपरा पर आपको टिप्पणी देना है, ठीक है। तो 2 में से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपका पूछेगा कि अपरा क्या है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको कल बताया था कि अपरा क्या है, वो क्वेश्चन या तो आ सकता है या तो आपका आएगा कि मानव में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, और अगर ये नहीं आया तो आपका हीमोकोरियल अपरा पर टिप्पणी आएगी। 3 में से एक क्वेश्चन 100% आपका आने वाला, ठीक है। तो आप लोग तीनों को तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है हीमोकोरियल अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी देना। तो देखिए क्या होता है, अपरा एक ऐसा अंग होता है जो भ्रूण के कुछ भाग तथा माता के गर्भाशय दीवार के भाग के मिलने से बनता है। ये तो देखिए एक परिभाषा है कि अपरा क्या होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका यहां समझना कि मानव में हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है और इस प्रकार अपरा में 3 प्रकार की परतें होती है। जो आपका हीमोकोरियल अपरा होता है इसमें 3 परतें होती है, ठीक है। 3 परतें होती है, जिसमें से आपका पहला क्या है यहाँ पर कि जो भ्रूण द्वारा निर्मित होती है तथा भ्रूण के एंडोथीलियम परत सीधे मात्र रक्त में घुसी हो रहती है। और इसके जो 3 परतें वह कौन कौन सी होती है, तो नंबर 1 पर आपका आता है कोरियोनिक, और नंबर 2 पर आपका आता है एपिथेलियम, और नेक्स्ट आपका एंडोथीलियम। तो यहां पर यह 3 परतें हैं। और आपने देखा कि जो हीमोकोरियल ये मानव में पाया जाने वाला एक प्रकार से अपरा है, और बाकी इसका आपने यहां पर प्रक्रिया भी समझ ली है ना। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर ये 8 क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। और यार देखिए मैं थोड़ा सा पीडीएफ देने की आपको कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण से जो है मतलब कंटेंट तैयार करने के चक्कर में, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको नहीं दे पाता। बाकी आप लोग देखिए इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाया करिए, या तो आप लोग जो है कहीं पर टिक कर लिया करिए, जो भी आप मतलब जहां से पढ़ते हैं तो उनको आप चिन्हित कर लिया करिए, तो इससे आपकी जो है तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। बाकी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल बना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।